सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वन न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन क्या क्या होता है। इसके अंदर हम एलिजिबिलिटी भी कवर करेंगे, एलिजिबिलिटी के जॉब रोल्स और जॉब के बारे में समझेंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे कि जब पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट बुक करता है डॉक्टर के साथ, उसके बाद डॉक्टर के एनकाउंटर तक उस पेशेंट के लिए साथ क्या क्या होता है, यानी बैकग्राउंड में हम लोग क्या क्या वर्क करते हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो स्टे ट्यून, हम इस वीडियो के अंदर पूरा एलिजिबिलिटी पार्ट भी कवर करेंगे। एनकाउंटर से पहले जो जो चीजें होती है वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हेलो गाइस, तो हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन होता क्या है, हम लोगों को सभी को पता है। जब हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जब भी, तो हमें एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, डॉक्टर से कंसल्ट करके कॉल करके उन्हें बताना पड़ता है कि हम आ रहे हैं। तो यूएस में ये कल्चर बहुत ज्यादा है, इंडिया में कम है। सबसे पहले इसके टाइप्स देखते हैं कि अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन हमें पता है कि बस हमें फोन करना है और हमें उससे रजिस्ट्रेशन या अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने कंसर्न के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर, हम कितने टाइप से यूएस के अंदर अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रजिस्ट्रेशन इन द यूएस। सो उनके दो मेथड्स है, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, एक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हो, आप फोन करके कर सकते हो, आप फोन पर से कर सकते हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो आप वहां से आप लोग जाकर कर सकते हैं। ऑफलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, आप डॉक्टर के क्लिनिक जा सकते हैं, आप डॉक्टर के क्लिनिक जाके या डायरेक्ट हॉस्पिटल जाकर भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपने जो इलाज आपको करवाना है जाके उसका इलाज डायरेक्टली करवा सकते। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। देखिए, जैसे ही पेशेंट अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, जो हमारी एलिजिबिलिटी टीम होती है उसका काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे सर्च करना होता है कि पेशेंट एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी टीम ही पेशेंट को देखती है कि उसका स्टेटस क्या है। अब उसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, चलिए हम देखते हैं इस वीडियो के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेफर्स टू द वेरिफिकेशन प्रोसेस दैट कंफर्म अ पेशेंट एक्टिव इंश्योरेंस कवरेज। यानी जो इंश्योरेंस कंपनी हमारी होती है, यानी जो हमारे पॉलिसी होती है, वो एक्टिव है या नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा, हमारी एलिजिबिलिटी टीम करती है, यानी एलिजिबिलिटी करती है। बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट, ऑथराइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए, और सर्विस बिफोर रेंटिंग, यानी को क्या क्या चीजें पेशेंट की हमें रिक्वायरमेंट है सर्विस देने से पहले, वो सारी चीजें कौन हमें बताता है, एलिजिबिलिटी के अंदर बताता है। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, एक्टिव कवरेज, यानी पेशेंट एक्टिव है या नहीं। कोई मतलब ही नहीं है अगर पेशेंट ने हमें फेक इंश्योरेंस दे दिया जिसमें वो एक्टिव नहीं है, 5 साल 2 साल पहले एक्टिव है, तो हम उस इंश्योरेंस का क्या करेंगे, हम उस इंश्योरेंस का कुछ नहीं कर सकते। सेकंड जो सबसे मेन पॉइंट आता है जो हमें चेक करना होता है, वो है पेशेंट डेमोग्राफिक। पेशेंट डेमोग्राफिक में क्या होता है, पेशेंट का नाम, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट की इंश्योरेंस डिटेल्स, पेशेंट का फोन नंबर, पेशेंट का एड्रेस, जो भी पेशेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं हमें जो अपलोड करना होता है, इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है टू फाइंड द पेशेंट। के बाद प्लान बेनिफिट, प्लान बेनिफिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सपोज कीजिए कि पेशेंट आपके पास आया, उसने इंश्योरेंस कार्ड दिया, वो उस पर एक्टिव है, बट उसने आपको डेंटल का कार्ड दे दिया, उसके प्लान में वो बेनिफिट है ही नहीं, सो वो हमारा लॉस कहलाएगा। तो इसलिए प्लान बेनिफिट्स देखना भी बहुत जरूरी। के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी उसकी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो मैंने आपको दूसरे वीडियो में बता रखा है। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी 1, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी 3, डिडक्टिबल, को इंश्योरेंस, कोपे, वो हमें चेक करना होता है। कोपे उससे कितना कलेक्ट करना है एट द टाइम ऑफ विजिट, ये हमें यहीं से पता चलता है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि उस जो सर्विस वो लेने आ रहा है उसके लिए हमें ऑथराइजेशन यानी प्री सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत है या नहीं। ये भी मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हमें कोई सर्विस रेंडर करने से पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ता है कि हम ये सर्विस दे रहे हैं और हमें उसकी पेमेंट चाहिए, तो इसलिए जो प्रायर इंफॉर्मेशन हम देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो प्री ऑथराइजेशन करा। और कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट आपके नजर में न्यू हो सकता है। कोऑर्डिनेशन बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर इंश्योरेंस के पास एक, दो, तीन इंश्योरेंस है, तो इन पेशेंट को डिसाइड करना होता है कि ये मेरा प्राइमरी इंश्योरेंस बनेगा, ये मेरा सेकेंडरी इंश्योरेंस बनेगा और ये मेरा टर्सरी इंश्योरेंस बनेगा। तो ये जो चीज पेशेंट डिसाइड करता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन होगा, इसे कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस पेशेंट का डिसाइड करना कि कौन मेरा प्राइमरी इंश्योरेंस है, कौन मेरा सेकेंडरी है, कौन मेरा टर्सरी इंश्योरेंस है, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। ठीक है, अब हम इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान से थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं, क्योंकि मेनली यही सब होता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ये सारी चीजें होती हैं, उसके बाद बस पेशेंट एनकाउंटर के लिए आता है और डॉक्टर एनकाउंटर कर दे। सो पेशेंट डेमोग्राफिक्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पेशेंट डेमोग्राफिक्स में हमें क्या क्या देखना पड़ता है। पेशेंट डेमोग्राफिक्स इन्वॉल्व कैप्चरिंग एंड द वेरिफिकेशन अक्रॉस पर्सनल एंड इंश्योरेंस डाटा ड्यूरिंग द पेशेंट रजिस्ट्रेशन टू एंश्योर द क्लियर क्लेम सबमिशन एंड टाइमली रिमर्स। देखिए, अगर पेशेंट की जो डिटेल्स होंगी वो गलत होगी तो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम को डिनाई कर देगी, इसलिए कि भाई हमें नहीं पता ये पेशेंट कौन है, कहां से आया, इसका नाम हमारे रिकॉर्ड में मैच नहीं कर रहा है, या कुछ भी। सपोज करिए कि एक तरीके से आधार कार्ड का नाम जैसे जरूरी होता है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो नाम भी बहुत
जरूरी हो। नाम और फिर इंश्योरेंस की डिटेल्स। अब कुछ कुछ इंश्योरेंस होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे तो 20 दिन में क्लेम मिलना चाहिए, और कुछ कहते हैं 1 साल में भी क्लेम दोगे तो मैं प्रोसेस कर देता हूँ। इसे हम कहते हैं टीएफएल। तो ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इंश्योरेंस कौन सा है, क्या इंश्योरेंस है, तो हमें उसका टीएफएल नहीं पता चलेगा और हम लोग पता नहीं कब जाके उसको बिल करें। तो ये भी बहुत जरूरी होता है। तो पर्सनल डिटेल में हमें क्या क्या पता होना चाहिए पेशेंट की, जो हमें वेरीफाई करनी हो। सो पेशेंट फुल लीगल नेम। पेशेंट के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। कब वहां पर यूएस में शॉर्ट नेम, लास्ट नेम से लोगों को बहुत बुलाया जाता है, बट पेशेंट का फुल लीगल नेम होना आपके पास बहुत जरूरी होता है। पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जेंडर मेल फीमेल, उसका एड्रेस, उसका करेक्ट फोन नंबर एंड दिस सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये सोशल सिक्योरिटी नंबर हमारे इंडिया का आधार कार्ड जैसा होता है। हर किसी का एक यूनिक नंबर होता है और ये हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ये एक प्राइवेट चीज है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंश्योरेंस डाटा। इंश्योरेंस डाटा में हमें कलेक्ट करना होता है प्राइमरी सेकेंडरी इंश्योरेंस देखनी होती है, उसकी पॉलिसी नंबर यानी उसकी मेंबर आईडी बोल दो, पॉलिसी बोल दो, इंश्योर्ड आईडी बोल दो, जिस आईडी से जो जब भी इंश्योरेंस एक पेशेंट को अपनी साइट पे एक्टिव करता है तो वो उसे एक आईडी देता है, वो हमें कहलाती है पॉलिसी आईडी, इंश्योरेंस आईडी। और एक ग्रुप के अंदर देता है, जैसे कुछ रीजन के कुछ ग्रुप्स को देता है। एंड उसका रिलेशन क्या है। कई बार क्या होता है कि वाइफ आया होता है, बच्चा आया होता है, तो वो प्राइमरी इंश्योरेंस तो होता नहीं है, वो बच्चा तो 5 साल का बच्चा तो इंश्योरेंस लेगा नहीं, तो उसके पेरेंट्स होता है, तो उसके पेरेंट्स के इंश्योरेंस में हम बिल करते हैं और ये लोग हम उसको बताते हैं कि ये बच्चा है, ठीक है। तो ये डिटेल्स भी हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है प्लान बेनिफिट्स इंश्योरेंस वेरीफाइंग एंड कवरेज एनालिसिस। ये बहुत जरूरी पार्ट होता है। आर अ क्रूशियल स्टेप फॉर वेरिफिकेशन पेशेंट एलिजिबिलिटी। पेशेंट एलिजिबिलिटी के लिए बहुत क्रूशियल टू आइडेंटिफाई द कवरेज एंड लिमिटेशन। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट आ रहा है हमारे पास, चलो एक्सरे के लिए, एक्सरे के लिए बंदा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब व्हाट सपोज कि जो उसका प्लान है, उसके प्लान में सिर्फ 2 एक्सरे अलाउड है और पेशेंट हमारे पास 5th टाइम आ रहा है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें उसकी पेमेंट देगी? तो वो भी हमें चेक करना बहुत जरूरी है कि लिमिट्स, उसके लिमिट्स क्या है। और देयर नीड टू प्री ऑथराइजेशन। प्री ऑथराइजेशन उसकी जरूरत है या नहीं है, कि वो जो सर्विस हम दे रहे हैं क्या पता उसके प्लान में कवर ना है, या फिर इंश्योरेंस बोलती है कि पहले मुझे बताओ कि भाई इसके लिए प्री ऑथराइजेशन की जरूरत है या नहीं है। पहले इंश्योरेंस को बताना पड़ेगा। तो उसे कैसे पता चलेगा? उसके प्लान बेनिफिट्स देख के पता चलेगा, ठीक है। अर्ली प्रिवेंटिव क्लेम रिजेक्शन और डिनायल से हमें बहुत बचाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम डेंटल के क्लेम के ऊपर हम अपना मेडिकल क्लेम नहीं भेजते, या फिर मेडिकल के क्लेम के ऊपर डेंटल का क्लेम नहीं भेज रहे हैं। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्लान बेनिफिट चेक करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनेंशियल। कुछ लोग इसको पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं और कुछ फाइनेंशियल पेशेंट्स भी बोलते हैं। तो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी PR1, PR2 और PR3 मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता रखा, बट ये कितनी है, कितनी बची हुई है, ये कब हमें पेशेंट से कलेक्ट करनी है, वो सारी चीजें हमें कहाँ पता चलेगी? इसी पॉइंट पे हम लोग देखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेफर टू द पोटेंशियल ऑफ द हेल्थ कॉस्ट डिडक्टेबल co-payment and the co-insurance that patient must pay out of the pocket after insurance processing, often according to significant share of the revenue due to an high deductible plan। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्रीमियम हाई होता है तो आपका डिडक्टेबल लो हो जाता है, और अगर आपका डिडक्टेबल हाई है तो आपका जो प्रीमियम है वो लो हो जाता है। सो ये सारी चीजें आपको देखनी और समझनी पड़ेंगी, और धीरे धीरे समझ में आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम, ठीक है। सो ये हो गया हमारे फाइनेंशियल। इसमें हमें कोपे कितना कलेक्ट करना है इंश्योरेंस से। कई बार मैंने जैसे आपको बताया था $35 भी होता है, कई बार $20 भी होता है। तो ये कितना है, को इंश्योरेंस का क्या चल रहा था, कि बाकी के क्लेम्स में हमें आइडिया हो कि भाई इससे इतना पैसा हमें और कलेक्ट करना है पेशेंट से, तो इन्फॉर्मेशन रहे। और डिडक्टेबल कितना चल रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास $1000 का डिडक्टेबल है, वो हमारे पास सर्विस करवाना है, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हमने पे नहीं करा, हमने इसको डिडक्टेबल लगा दिया, और फिर हमें वो जाके फिर पेशेंट से कलेक्ट करना पड़ा, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है, और ये इसकी इन्फॉर्मेशन हमें आइडिया यहीं से लग जाता है, ठीक है। तो ये पेशेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। प्री ऑथराइजेशन और प्री सर्टिफिकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि क्या है इसमें, क्या क्या चीजें होती हैं, क्यों करना होता है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे उसका लिंक दे देता हूँ। अब देखते हैं प्री ऑथराइजेशन। प्री ऑथराइजेशन आर एसेंशियल पोटेंशियल टू प्रोसेस वेयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑब्टेन द अप्रूवल फ्रॉम द इंश्योरेंस पेयर बिफोर डिलीवरिंग स्पेशल सर्विसेज इंश्योर कवरेज एंड। मतलब प्री ऑथराइजेशन जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है कि हमें सर्विस देने से पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ता है कि मैं पेशेंट को ये सर्विसेज दे रहा हूं, सो आप पेशेंट के बिहाफ पर मुझे मनी दे देना। तो ये पहले एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो प्रोवाइडर को देनी पड़ती है इंश्योरेंस को, टू इंश्योर दे पेमेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। सो मैंने आपको ऊपर कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। बस यही होता है कि PR1 यही होता है प्राइमरी इंश्योरेंस, सेकेंडरी इंश्योरेंस जो होता है हमारा, एंड हमारा टर्सरी इंश्योरेंस जो हमारा थर्ड इंश्योरेंस होता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड कौन है। अब सपोज करो पेशेंट ने 3 इंश्योरेंस ले लिए, ठीक है। अब हम किसको बिल करें, आप बताइए ना।
हम इसको बिल कर सकते हैं, इसको बिल कर सकते हैं, इसको बिल कर सकते हैं, ये बोलेगा वो प्राइमरी है, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, ऐसे तो हमें तीनों से डिनाइल सेम डिनाइल आ जाएंगे। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट, ठीक है, सीओबी, ये अपडेट होना बहुत जरूरी है। इन कोऑर्डिनेशन बेनिफिट इंश्योर करता है कि इन तीनों को पता हो कि ये इंश्योरेंस प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, और यही हमें हेल्प करता है। हम प्राइमरी सेकंड इसको करते हैं, फिर जो हमें पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो हम सेकंड को पे कर सकते हैं, और सेकंड भी अगर कोई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता है तो हम वो थर्ड को बिल कर सकते हैं। इसलिए हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। ऑल्सो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे टॉपिक्स को याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कीप फॉलोइंग अस, एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।